हेलो नमस्कार। मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आशा व उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल। साथियों, हम पढ़ने वाले हैं, यानी हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तक से रिलेटेड। और हमने उत्तकों में दो डिवाइडेशन किए थे, एक जंतु उत्तक, दूसरा पादप उत्तक। पादप उत्तकों के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। उसी कड़ी में हम शुरू करेंगे साथियों जंतु उत्तकों के बारे में। इसके बारे में जंतु उत्तक के बारे में शुरुआत करेंगे। और साथियों, जंतु उत्तक उत्तक की परिभाषा यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसकी उत्पत्ति समान होती है, कार्य समान होते हैं, बनावट समान होती है, उसको क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और कोशिका से क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं। उत्तक से अंग बनते हैं। अंग से क्या बनते हैं? तंत्र बनते हैं। तंत्र से क्या बनता है? शरीर बनता है। और फिर हमारी बॉडी का क्या होता है? निर्माण होता है। उसी प्रकार पादपों के अंदर तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे उत्तकों को कितने प्रकार में? 4 प्रकारों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले संयोजी उत्तक। जैसे आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से रुधिर है, तो आप क्या कहते हो? तल संयोजी उत्तक। रुधिर भी एक प्रकार का उत्तक है। पेशी है, चाहे वो कंकाली पेशी हो, चाहे वो चिकनी पेशी हो, चाहे वो हृदय पेशी हो, वो सारी की सारी क्या होती हैं? यानी वो भी उत्तक होते हैं। बात करते हैं साथियों उपकला उत्तक की। तो उपकला उत्तक में भी सल्की होते हैं, घनाकार होते हैं, स्तंभाकार होते हैं, ग्रंथिल होते हैं। ये भी क्या होते हैं? उत्तकी होते हैं। क्या होते हैं? उत्तकी होते हैं। और साथियों बात करते हैं तंत्रिका उत्तक। इसे न्यूरॉन और गिलियल सेल होती हैं मस्तिष्क के अंदर, वो भी क्या होते हैं? यानी उत्तक होते हैं, क्योंकि उत्तक से ही क्या बनता है? शरीर बनता है। कोशिका से उत्तक, उत्तक से फिर अंग, अंग से तंत्र, इस प्रकार क्या हो बनता जाता है। यानी ऑर्गन के निर्माण होते जाते हैं और फिर तंत्र बनता है। तंत्र से क्या बनता है? शरीर बन जाता है। थोड़ा सा कठिन टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। यानी हमने पादप उत्तक देखे, जंतु उत्तक। पादपों के बजाय जंतु उत्तकों से क्वेश्चन उठने की पूरी पूरी संभावना रहती है हर कंपटीशन एग्जाम में। यानी इससे रिलेट करता हुआ कहीं ना कहीं क्वेश्चन टपक ही जाता है। तो आपको अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए अपन इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संयोजी उत्तक, यानी उत्तकों के प्रकार की। उत्तक, उत्तक में भी जंतु उत्तक, जंतु उत्तक बोल दो, प्राणी उत्तक बोल दो, एक ही बात है। जंतु उत्तक। इसको 4 भागों में डिवाइड कर देते। इनको 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संयोजी उत्तक की। कौन से उत्तक की? संयोजी उत्तक की। तो नंबर 1, संयोजी उत्तक। इसकी बात करेंगे, संयोजी उत्तक की। और दूसरा उत्तक है पेशी उत्तक। पेशी उत्तक। और बात करते हैं साथियों तीसरे उत्तक की, तो वो है उपकला उत्तक। कौन सा उत्तक? उपकला उत्तक। और तीसरे उत्तक की बात करें तो वो है तंत्रिका उत्तक। कौन सा उत्तक? तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक।
अब बात करते हैं साथियों संयोजी ऊतक की। तो ये भी कितने प्रकार का होता है? ये भी 2 प्रकार का होता है वैसे तो, लेकिन कई बार इनके 3 प्रकार दे दिए जाते हैं। एक लचीला ऊतक, दूसरा संघन ऊतक और तीसरा होता है विशिष्ट ऊतक। तो लचीला ऊतक, संघन ऊतक और विशिष्ट ऊतक। नंबर 1 लचीला ऊतक, नंबर 2 संघन ऊतक। कौन सा ऊतक? संघन ऊतक। और इसके भी साथियों 2 प्रकार दे दिए, एक नियमित और दूसरा अनियमित। नियमित तक और दूसरा अनियमित ऊतक। कौन सा ऊतक? अनियमित ऊतक। लचीला ऊतक, संघन ऊतक और तीसरा ऊतक का बात करें तो वो होता है विशिष्ट ऊतक। कौन सा ऊतक? विशिष्ट ऊतक। ये डायग्राम, आउटलाइन डायग्राम समझ लेना, फिर क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। विशिष्ट ऊतक ये भी 3 प्रकार का होता है, अस्थि, उपास्थि और रक्त। अस्थि जिनमें हड्डियां आती हैं, अस्थि। दूसरा उपास्थि, इसके अंदर कार्टिलेज। और तीसरा रक्त, यह भी एक प्रकार का ऊतक है। अस्थि के अंदर जितनी भी सारी हड्डियां हैं वो सारी अस्थि के अंदर आती हैं। उपास्थि के अंदर जैसे ये नाक है, नाक की जो अस्थि होती है, यानी ये लचीली और क्या होती है, सुदृढ़ होती है, कठोर। बोल दो। यानी लचीली होती है, वो क्या होती है, उपास्थि होती है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे कर्ण की है, कर्ण की है, जैसे रीढ़ की हड्डी की है। तो कान की, नाक की, रीढ़ की हड्डी की, ये सारी की सारी क्या है, उपास्थि है। क्या है? उपास्थि है। रक्त से तल संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। दूसरे की बात करें तो पेशी ऊतक। कौन सा ऊतक? पेशी ऊतक। एक मिनट, थोड़ा सा ही आगे बढ़ा। अब सही है ना? तो दूसरा है अपना पेशी ऊतक की बात करें तो ये भी 3 प्रकार की, इसमें कंकाली पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। काली पेशी रेड में ही कर लेते हैं। नंबर 1 कंकाली पेशी, नंबर 2 चिकनी पेशी,
और नंबर 3 की बात करें कौन सी, हृदय पेशी। तो आपको पूछे पेशी कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, कंकाली पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। अब बात करते हैं उपकला ऊतक की, और उपकला ऊतक यह भी कितने प्रकार का, एक होता है सरल उपकला और दूसरा होता है संयुक्त उप, सरल उपकला और संयुक्त उपकला। सरल उपकला, इनको भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे हल्की है, क्या है, सल्की है, घनाकार है, स्तंभाकार है, ग्रंथिल है। तो सल्की के भी कई डिवाइडेशन, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार और ग्रंथिल, ग्रंथिल, ग्रंथिल। सरल उपकला के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार, जिसमें सल्की है, घनाकार है, स्तंभाकार है, ग्रंथिल है। ग्रंथिल के फिर 2 प्रकार हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। दूसरे प्रकार की बात करें तो वो कौन सा है, संयुक्त उपकला। कौन सा उपकला, संयुक्त उपकला। दूसरा प्रकार संयुक्त उपकला, संयुक्त उपकला। इसके अंदर तंत्रिका ऊतक, यानी अकेला, इसका कोई डिवाइडेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जंतु ऊतकों के बारे में। जंतु ऊतकों को 4 भागों में डिवाइड किया, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक और तंत्रिका ऊतक। बात करते हैं संयोजी ऊतक की, तो यह 3 प्रकार का, लचीला ऊतक, संघन ऊतक, विशिष्ट ऊतक। संघन ऊतक फिर 2 प्रकार का, नियमित, अनियमित। विशिष्ट ऊतक फिर 3 प्रकार का, अस्थि, उपास्थि और रक्त। पेशी ऊतक 3 प्रकार का, इसमें कंकाली पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी। उसके बाद में उपकला 2 प्रकार की, सरल और संयुक्त, इसमें सरल के डिवाइडेशन है, सल्की है, घनाकार है, स्तंभाकार है, ग्रंथिल है। फिर ग्रंथिल के 2 प्रकार, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। उसके बाद में संयुक्त उपकला और फिर तंत्रिका ऊतक, यह डिवाइडेशन है। अब अपन बात करते हैं संयोजी ऊतकों की, और इनके लगभग पूछे जाते हैं, वो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो अपन बात करेंगे कि संयोजी ऊतक की, यानी शरीर के अन्य भागों को जोड़ने का कार्य करता है कौन, संयोजी। नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव का काम करना होता है जोड़ना। नंबर 1, संयोजी ऊतक का काम होता है जोड़ना, संयोजन करना। संयोजन कब होगा, जब 2 को जोड़ेंगे, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव, और कनेक्ट का मतलब ही होता है जोड़ना। तो शरीर के अन्य अंगों का जोड़ने का कार्य करता है। शरीर के अन्य
अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का कार्य करता है, साथ में क्या करता है, सहारा प्रदान करता है, यानी आधार प्रदान करता है, बेस मजबूती प्रदान करता है। आधार प्रदान क्या करता है, आधार प्रदान करता है। कौन, संयोजी ऊतक। अब इनके अंदर 3 कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है, 3 कोशिकाएं होती है, जिसको क्या बोलते हैं, फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं, मास्ट कोशिका बोलते हैं, मेन फ्रेम कोशिका बोलते हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट, मैक्रोफेज, 3 कोशिका। तीन कोशिका पाई जाती हैं। इसमें नंबर 1 फाइब्रोप्लास्ट। क्या होती है, फाइब्रोप्लास्ट। और ये फाइब्रोप्लास्ट क्या करती है, इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के तंतु होते हैं। प्रोटीन के तंतुओं को क्या करती है, निर्माण करती है। साथ में इसमें कोलेजन और इलास्टिन तंतु भी होते हैं। इसमें कोलेजन व इलास्टिन तंतु होते हैं। फाइब्रिन प्रोटीन होती है, प्रोटीन का निर्माण। निर्माण इलास्टिन और कोलेजन तंतु का निर्माण। इलास्टिन व कोलेजन तंतु का निर्माण करती, का निर्माण करती। ये बात ध्यान में रखना। कौन, फाइब्रोप्लास्ट सेल। कौन सी, फाइब्रोप्लास्ट सेल। और इसके अंदर एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, जो नाम की बात करें तो उसका नाम है लाइपोप्रोटीन। विशिष्ट प्रोटीन लाइपोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। अब दूसरी है कौन सी कोशिका, मास्ट कोशिका। कौन सी, मास्ट। और तीसरी मैक्रोफेज। कौन सी, मैक्रोफेज। भक्षण करती है। क्या करती है, भक्षण करती। अब बात करते हैं इसके अंदर भी कौन से, संयोजी ऊतक में भी लचीले ऊतक की बात करते हैं। लचीला नाम से ही पता है, यानी ये कहाँ पाया जाता है, स्किन और स्किन के नीचे जो ऊतक पाया जाता है उसको लचीला ऊतक क्या बोलते हैं, लचीला ऊतक बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होती है, वसा एकत्रित करने का कार्य करता है। तो लचीले ऊतक। इसी के प्रकार हमने जो आउटलाइन डायग्राम बनाया उसमें देखा था, जो संयोजी ऊतक उसके प्रकार देखे थे, ऊतक, संघनीय ऊतक, विशिष्ट ऊतक। तो उसमें कौन से ऊतक की बात कर रहे हैं, लचीले ऊतक की बात कर रहे हैं। त्वचा के नीचे पाए जाते हैं।
वसा को एकत्रित वसा को एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं? वसा को एकत्रित करने का काम करते हैं, ये बात आप ध्यान में रखें। उसके बाद बात करते हैं संगन ऊतक की। कौन से ऊतक की? संगन ऊतक की। और साथियों, संगन ऊतक से क्वेश्चन 101% आता है। इसके अंदर एक होती है कंकाली पेशी, और कंकाली पेशी को अगर अस्थि से जोड़ने का कार्य करती है तो वो करती है कंडराएं। कौन करती है? कंडराएं। और पेशी को पेशी से जोड़ने का कार्य करता है, वो करता है स्नायु। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, तो हम लिखेंगे संगन ऊतक भी में कंकाली पेशी और कंकाली पेशी को किससे जोड़ना है? पेशी से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? सॉरी, कंकाली पेशी को किससे जोड़ना है? अस्थि से जोड़ना है। और ये कार्य करती है, वो कौन करती है? कंडराएं। जोड़ना। इनको कहते हैं, क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कंडराएं। ये जो कंडराएं क्या कहेंगे? कंडराएं कहेंगे। अब अपन बात करते हैं किसकी? यानी स्नायु की। और स्नायु क्या करता है? एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है। एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है, उसको कहते हैं अस्थि को और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। स्नायु क्या होगा? स्नायु। स्नायु। अब अपन बात करते हैं साथियों किसकी? अस्थि की। यानी विशिष्ट ऊतक। और विशिष्ट ऊतक में बात करेंगे अस्थि की। किसकी बात करेंगे? अस्थि। और अस्थि क्या होती है? इसमें कोलेजन तंतु होते हैं, कैल्शियम होते हैं, और कुछ लवण होते हैं। कोलेजन तंतु, कैल्शियम, ये किसमें होते हैं? अस्थि के अंदर होते हैं। और शरीर का मुख्य संयोजी अंग भी कौन सा है? यानी अगर अस्थि कनेक्टिव ना हो तो फिर ये जो हमारा ढांचा है ये बन जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। यानी ये पूर्ण तरीके से पूरे बॉडी को मेंटेन करने का, पूरे बॉडी को बैलेंस बनाने का, और पूरी बॉडी को एक दूसरे अस्थि से जोड़े रखने का काम किसका होता है? इन अस्थियों का ही होता है। तो ये अस्थि विशिष्ट ऊतक में बात करेंगे। कोलेजन तंतु, कैल्शियम व लवण होते लवण होते हैं, कैल्शियम होते हैं, लवण होते हैं, कोलेजन तंतु होते हैं। शरीर का मुख्य संयोजी ऊतक है। शरीर का मुख्य संयोजी
मुख्य संयोजी तक शरीर का मुख्य संयोजी ऊतक है। अब बात करते हैं साथियों किसकी, यानी इसके अंदर किसका निर्माण होता है, रक्त का निर्माण। तो अस्थि के अंदर क्या होता है, रक्त का निर्माण करती है। अस्थि क्या करती है, रक्त का निर्माण करती है। अब अपन बात करते हैं 2 नंबर उपास्थि, इसकी बात करेंगे। उपास्थि की, और उपास्थि क्या होती है, लचीली होती है। लचीली होती हैं, यानी इतनी ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। दृढ़ होती हैं, लचीली होती हैं। एग्जाम्पल लिख लो, नाक में पाई जाती हैं। कर्ण पल्लव यानी कान के जो पल्लव होते हैं, ये क्या होते हैं, लचीले होते हैं। नाक की जो कार्टिलेज, और किस में होती है, मेरुदंड, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। उदाहरण, कर्ण पल्लव, नाक एवं मेरुदंड। मेरुदंड, मेरुदंड। अब अपन बात करते हैं साथियों तीसरा प्रकार, वो है रक्त। और रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। तीसरा, रक्त। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी तरल संयोजी ऊतक है। और इसमें भी WBC, RBC, RBC और बिंबाणु, प्लेटलेट होते हैं। तो विशिष्ट ऊतकों में हमने पढ़ा अस्थि, उपास्थि और रक्त के बारे में। अब अपन बात करते हैं साथियों कौन से ऊतक की, बात करेंगे पेशी ऊतक की। दूसरा ऊतक कौन सा ऊतक, पेशी ऊतक। हेडिंग डालेंगे, मैन जो ऊतक का डिवाइडेशन किया उसमें पेशी ऊतक। कौन सा ऊतक, पेशी। और पेशी में भी 3 प्रकार के, कंकाली पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। अब बात करते हैं कंकालिक पेशी। ये कैसी पेशी है, ऐच्छिक पेशी है। कैसी पेशी है, ऐच्छिक पेशी है, इच्छा का नियंत्रण करती है। तो ऐच्छिक पेशी है, रेखित पेशी है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऐच्छिक पेशी है, इच्छा का नियंत्रण करती है। और रेखित पेशी है, रेखित पेशी है। तो आपको पूछा जा सकता है निम्न में से पेशी ऊतक है, रेखित, अरेखित। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, यह रेखित पेशी है। अति शीघ्र क्या हो जाती है, थक जाती है। अति शीघ्र क्या हो जाती है, थक जाती है। ये बात आप ध्यान में रखना, अति शीघ्र थक जाती है। यानी क्या होती है, ये थकती है। कौन सी पेशी, कंकाली पेशी। यानी कंकाल
शरीर कहीं ना कहीं क्या होता है, थकता है। जीव द्रव्य के रूप में क्या होते हैं, इसमें सार्कोप्लाज्म होते हैं। जीव द्रव्य के रूप में सार्कोप्लाज्म होते हैं। और कोशिका झिल्ली के रूप में क्या होता है, सार्कोलेमा होता है। तो कोशिका झिल्ली के रूप में सार्कोलेमा, कौन सा लेमा, सार्कोलेमा। अगर जीव द्रव्य की बात करें तो इसमें होता है सार्कोप्लाज्म, यानी प्लाज्म क्या होता है, द्रव, कोशिका द्रव के रूप में। सार्कोप्लाज्म को प्लाज्म। तो पेशी ऊतक में कोशिका झिल्ली में सार्कोलेमा होता है। और जीव द्रव्य के रूप में क्या होता है, जीव द्रव्य के रूप में सार्कोप्लाज्म होता है। कैसा प्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, जीव द्रव्य के रूप में, जीव द्रव्य के रूप में क्या होता है, सार्कोप्लाज्म होता है। अब अपन बात करते हैं साथियों कौन सी पेशी की, चिकनी पेशी की बात करेंगे। और चिकनी पेशी यानी ये किस प्रकार की पेशी है, अरेखित है, अनैच्छिक है, अरेखित है, अनैच्छिक है, इच्छा का नियंत्रण नहीं कर पाती। कौन सी पेशी, चिकनी पेशी। तो नंबर 2, नंबर 2 कौन सी पेशी की बात करेंगे, चिकनी पेशी। और ये कैसी पेशी है, ये है कंकाली पेशी। हाँ, इसमें यहाँ पे लिख लो, कंकाली पेशी। ये सारी की सारी विशेषता कंकाली पेशी की, काली पेशी। नंबर 2, चिकनी पेशी। और ये किस प्रकार की पेशी है, अरेखित पेशी है, अनैच्छिक पेशी है। अनैच्छिक, इच्छा पर नियंत्रण नहीं, इच्छा पर नियंत्रण नहीं होता, नहीं होता, इच्छा पर नियंत्रण नहीं होता। कौन सी पेशी का, चिकनी पेशी का। और साथ में ये भी क्या है, अरेखित पेशी है। कैसी पेशी है, अरेखित पेशी है। और ये पाई जाती है हाड़ नाल में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना। इसमें पाई जाती है, तो उदाहरण के रूप में किसमें पाई जाती है, ये आहार नाल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, आहार नाल में। और साथ में रक्त वाहिनियों के अंदर, आहार नाल और रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनियों में, आहार नाल और रक्त वाहिनियों के अंदर पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं साथियों, तीसरी पेशी है, और वो है पेशी हृदय पेशी। कैसी पेशी, हृदय। और यह है रेखित और अनैच्छिक, यानी हृदय पे आप नियंत्रण कर सकते हो क्या, अगर उस दिन आपने नियंत्रण स्थापित कर लिया का मतलब राम नाम सत्य हो जाएगा। यानी हृदय अगर काम करना बंद कर दिया, मान लीजिए आपको लगा कि हम मैं मेरी धड़कन बंद करना चाहता हूँ, क्या मैं मेरी धड़कन बंद करना चाहता हूँ, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये धड़कन बंद नहीं होगी। जब बंद होगी जब मालिक की मर्जी होगी, या फिर इसमें कोई दिक्कत आ जाएगी। और दिक्कत तभी आती है जब मालिक की मर्जी होती है। तो हृदय पेशी इसमें ये एक पेशी कैसी है, रेखित है। और साथ में अनैच्छिक है, यानी इस पे इच्छा का नियंत्रण नहीं है। आप जब चाहो तब ये नहीं कर सकते, धड़कना बंद कर सकते हो, धड़कना चालू कर सकते हो। तो ये कैसी पेशी है, रेखित और अनैच्छिक पेशी है।
हृदय पेशी, रेखित पेशी, अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी है, अनैच्छिक पेशी है, रेखित पेशी है। हृदय संकुचन के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। हृदय को संकुचन करवाना ये किसका काम होता है, हृदय पेशी का। तो उदाहरण, हृदय को संकुचन करवाना, संकुचन की जिम्मेदारी होती है किसकी, रेखित पेशी की, अनैच्छिक पेशी की। वो भी कौन सी पेशी, हृदय पेशी की। अब अपन बात करेंगे तीसरा प्रकार, वो कौन सा है सब प्रकारों में, वो प्रकार है उपकला पेशी का। और ये क्या करती है, जंतु के शरीर को, शरीर का जो आवरण होता है उसका निर्माण करती है। वो कौन सी, उपकला पेशी। वर्डिंग डालेंगे, उपकला पेशी। वैसे तो ये चैप्टर बहुत लंबा है, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। उपकला पेशी तो यह क्या करती है, जंतु के शरीर के आवरण का निर्माण करती है। जंतु के शरीर का आवरण का निर्माण, आवरण का निर्माण करती है। ये अपना जो बाहरी ढांचा है वो कौन बनाता है, उपकला पेशी बनाती। कौन बनाती है, उपकला पेशी बनाती है। इसमें भी हम बात करेंगे सरल उपकला की। कौन सी उपकला की, यानी इसका भी प्रकार सरल उपकला। सरल उपकला कौन सी उपकला की बात करेंगे, इसके जो सब प्रकार हैं उसमें बात करेंगे सरल उपकला की। और वो किसमें होता है, सरल देह गुहा या उत्तक देह गुहा या फिर वाहनिया, इसके अंदर क्या होती है, सरल उपकला होती है। उत्तक देह गुहा के अंदर होती है। उदाहरण, उत्तक देह गुहा, वाहिनियां इसमें पाई जाती है। तो आपसे मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि निम्न में से ये पेशी कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है उत्तक देह गुहा या वाहिनियों के अंदर। नलिकाओं के अस्तर का निर्माण भी करती है। नलिकाओं के अंदर जो अस्तर होता है, लेयर होती है, उसका निर्माण भी कौन, ये सरल उपकला ही करती है। ये क्या करती है, नलिकाओं के अस्तर का निर्माण, नलिकाओं के अस्तर का निर्माण, अस्तर का निर्माण करती है। अब अपन बात करते हैं इसका अगला प्रकार, और अगला प्रकार है सल्की उपकला। कौन सी उपकला, सल्की उपकला। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से सल्की उपकला पाई जाती है, तो वो किस में पाई जाती है, फेफड़ों के जो वायु कोष होते हैं, कुपिकाएं होती हैं, उसके अंदर कौन सी उपकला पाई जाती है, तो वो पाई जाती है सल्की उपकला। और ये रक्तवाहिनियों की भित्ति के अंदर भी पाई जाती है। ये भी बात आप ध्यान में रखोगे। तो रक्तवाहिनियों की भित्ति के अंदर, फेफड़ों के जो वायु कोष हैं उसके अंदर। तो अगली बात करेंगे सल्की उपकला। तो बी
सल की उपकला, श्वसन के वायु कोशों में, फेफड़ों के वायु कोश, वायु कोश कूपिकाओं में, फेफड़ों के वायु कोशों में कौन सी उपकला पाई जाती है? सल की उपकला। और रक्तवाहिनियों की भित्ति के अंदर भी कौन सी पाई जाती है? यही सल की उपकला, रक्तवाहिनियों के भित्ति के अंदर। कौन सी उपकला पाई जाती? सल की उपकला पाई जाती। सल की उपकला पाई जाती है। अब अगली उपकला की बात करते हैं तो वो है घनाकार उपकला। और घनाकार उपकला की बात करें तो यानी वर्क, किडनी, ये किसमें पाई जाती है? मुख्यतः किडनी की नलिकाओं के अंदर पाई जाती है। तो अगली उपकला, वो उपकला है घनाकार उपकला। तो सी, कौन सा नंबर डालेंगे? सी नंबर। हमने 4 प्रकार देखे थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी इनके जितने भी प्रकार हैं इनके उदाहरण मुख्यतः पूछे जाते हैं। नलिकाओं में ये पाई जाती है कौन सी उपकला? घनाकार उपकला। कौन सी उपकला? घनाकार उपकला। ये पाई जाती है ग्रंथियों की वाहिनियों में भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ग्रंथियों की वाहिनियों में भी पाई जाती है। वाहिनियों में। ओ, किडनी की नलिकाओं में जो ग्लैंड होती हैं उनकी वाहिनियों के अंदर कौन पाई जाती है? घनाकार उपकला। और कार्य क्या होता है इनका? अवशोषण व श्रावण करना। तो कार्य भी ध्यान में रखना, अवशोषण व श्रावण करना इनका कार्य होता। कार्य अवशोषण व श्रावण करना, अवशोषण व श्रावण करना। अगली उपकला की बात करें तो वो है कौन सी उपकला? स्तंभाकार उपकला। और यह उपकला अमाशय और जो जिनके जो अंतर आंतरिक भाग होते हैं, आंत के जो आंतरिक, उसके अंदर क्या करती है? श्रावण व अवशोषण का कार्य करती है। कौन सी? स्तंभाकार उप। अगला डी, आशय के अंतर आंतरिक भाग में श्रावण व अवशोषण का काम, श्रावण व अवशोषण का काम। कौन सी उपकला? स्तंभाकार उपकला। कौन सी उपकला? स्तंभाकार उपकला। और उसके बाद में कौन सी है? ग्रंथिल उपकला। इनके भी 2 प्रकार हैं।
ग्रंथिल उपकला क्या करती है, ये रसायनों का श्रवण करती है। तो अगले प्रकार की बात करें तो वह है ग्रंथिल उपकला। रसायनों का श्रवण। रसायनों का श्रवण कौन करती है, ग्रंथिल उपकला करती है। ये दो प्रकार की होती है, देखा, एक कोशिकीय और दूसरी है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय की बात करें तो हाड़ नाल की कलश यानी गोबलेट कोशिकाएं। हाड़ नाल की कलश कोशिकाओं, गोबलेट कोशिकाओं के अंदर क्या होती है, एक कोशिकीय ग्रंथिल उपकला होती है। एक कोशिकीय ग्रंथिल उपकला। इसके प्रकार एक कोशिकीय ग्रंथिल उपकला। हाड़ नाल की गोबलेट कोशिकाओं में कि कलश कोशिकाएं बोल दो हिंदी में, कोशिका या गोबलेट। सेल में पाई जाती है कौन सी, एक कोशिकीय। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में। तो हाड़ नाल की कलश कोशिकाओं, गोबलेट कोशिकाओं के अंदर क्या पाई जाती है, ग्रंथिल में भी एक कोशिकीय ग्रंथिल उपकला पाई जाती है। अब बात करते हैं बहुकोशिकीय, और बहुकोशिकीय में कौन सी पाई जाती है, तार ग्रंथि पाई जाती है। नंबर 2, बहुकोशिकीय ग्रंथिल उपकला। ये पाई जाती है लार ग्रंथियों में। कौन सी ग्रंथियों में, लार ग्रंथियों। और अगले प्रकार की बात करें तो वो प्रकार है तंत्रिका उत्तक। कौन सा प्रकार, तंत्रिका उत्तक। और इसके अंदर क्या होता है, सॉरी, इसका एक प्रकार और रह जाता है, कौन सा, यानी हमने देखा था सबसे पहले उपकला उत्तक के प्रकार, उसमें देखा था सरल उपकला। और उसके बाद में दूसरा प्रकार है संयुक्त उपकला। तो संयुक्त उपकला की बात करते हैं, यह किसका निर्माण करती है, मुख गुहा की त्वचा का निर्माण, ग्रसनी का निर्माण, लार ग्रंथियों में अग्नाशय की वाहिनियों के भीतर के स्तर का निर्माण कौन करती है, संयुक्त उपकला करती है। ये भी आप लिख लो। नंबर 2 प्रकार, एक अपने पढ़ा सरल उपकला, दूसरा है संयुक्त उपकला। संयुक्त उपकला और संयुक्त उपकला ये क्या करती है, यानी ये करती है त्वचा का निर्माण, वो भी किसके अंदर, मुख गुहा के अंदर त्वचा का निर्माण। त्वचा का निर्माण, ग्रसनी का निर्माण, ग्रसनी का निर्माण कौन करती है, संयुक्त उपकला करती है। साथ में तार ग्रंथि व अग्नाशय की वाहिनियों का निर्माण, तार ग्रंथि व अमाशय की वाहिनियों के अस्तर का निर्माण।
अस्तर का निर्माण कौन करती है? संयुक्त उपकला करती है, और ये श्रावण भी करती है और शोषण भी करती है, और विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का भी श्रावण करती है। कौन सी? संयुक्त उपकला। अब अगला जो प्रकार है वो है तंत्रिका ऊतक। और तंत्रिका ऊतक ये क्या करती है? यानी तंत्रिका कोशिका शरीर की सर्जनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, और इसके अंदर दो सेल होती हैं, एक न्यूरॉन्स और दूसरी होती है गिलियल, जिसे न्यूरोगिलियल के नाम से जानते हैं। आपको पता है साथियों, यानी मस्तिष्क के अंदर क्या नहीं होता? विभाजन नहीं होता। कौन सी कोशिका में? न्यूरो सेल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता। यानी पुनरुत्पादन की क्रिया है वो किसके अंदर नहीं होती? न्यूरो सेल के अंदर नहीं होती। इसीलिए मस्तिष्क का कैंसर क्या होता है? कम होता है, 90% कम होता है। 10% अगर मस्तिष्क ब्रेन कैंसर होता है तो वो क्या होता है? न्यूरोगिलियल सेल के कारण होता है, क्योंकि जो न्यूरोगिलियल जो सेल होती हैं मात्र 10% के आसपास, वो क्या करती है? डिवीजन करती है। जैसे ही मल्टीपल तरीके से डिवीजन होता है, क्या होता है? तो तंत्रिका ऊतक, ये तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक व क्रियात्मक तंत्रिका ऊतक नहीं लिख लेते, का पेज बड़ा नहीं हो, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते। तंत्रिका ऊतक गुणात्मक व क्रियात्मक इकाई। इकाई सेल की बात करें, न्यूरो सेल, दूसरी गिलियल सेल, दूसरी न्यूरोगिलियल, और प्रकार सिनेप्स है, डेंड्रोन है, एक्सोन है। ये सारे के सारे किसके प्रकार हैं? तंत्रिका तंत्र प्रकार है। तो यह था हमारा जंतु ऊतक से रिलेटेड टॉपिक। मुझे आशा व उम्मीद है मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे तरीके से समझाने की। सबसे पहले इनके प्रकार, संयोजी, पेशी, उपकला, तंत्रिका, उसके बाद में हर एक एक के उदाहरण देखे हैं, प्रकार एग्जाम में पूछे गए हैं उस हिसाब से ने देखा है। यानी पूरी की पूरी चर्चा हमने अपने लेवल के एग्जाम के हिसाब से की है। आशा व उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से, थोड़ा टफ लगा होगा, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन आप बार बार पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल याद होगा, और इससे हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मोस्टली रीट के अंदर लेवल 2 में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में इससे कहीं न कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।